देखिए आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। आपके चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ऊर्जा के बारे में सारी जानकारी हमने पढ़ ली। ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है पर्यावरण, किसे कहते हैं पर्यावरण, ठीक है, क्या भूमिका है हमारे जीवन में या किसी भी जीव के जीवन में पर्यावरण की, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि धन आवरण, अर्थात चारों तरफ से घिरा हुआ। हमारे आसपास का वह वातावरण जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे बोला जाता है पर्यावरण। पर्यावरण के दो घटक होते हैं। एक होते हैं जैविक घटक, मतलब वे वस्तुएं जो जीवित हैं और हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, और दूसरा वे वस्तुएं जो जीवित नहीं हैं, वो भी हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पर्यावरण मतलब समझ में आ गया। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण। हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं वो क्या है, पर्यावरण। हर वस्तु का अपना अपना एक अस्तित्व है। अपनी हर वस्तु हमारे जीवन में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। इसको दो कैटेगरी में रखा गया। एक होती है वे वस्तुएं जो जीवित हैं, जैसे अब देखिए हवा जीवित नहीं है, तापमान जीवित नहीं है, केवल हम इसे महसूस ही तो करते हैं, है कि नहीं। जल है नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है कि नहीं डालता। जल नहीं है तो जीवन पूरा प्रभावी, तापमान नहीं है जीवन प्रभावी, हवा नहीं है जीवन प्रभावी, है ना। जीवित पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हमारे जीवन में माँ तो डालते कि नहीं डालते, कोई ना कोई तो प्रभाव छोड़ ही देते हैं। अरे कुछ नहीं छोड़ना है तो किसी गली से दौड़ के जाते हैं तो कुत्ता दौड़ा लेता, तो प्रभाव दे दिया कि नहीं दे दिया, वो अपना प्रभाव का कभी कभार छाप भी दे देता है कि नहीं। तो प्रभाव की तो बातें छोड़ दीजिए। तो क्या है पर्यावरण, समझ में आ गया कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन को, जीवनचर्या को प्रभावित करती है, वो क्या है, पर्यावरण है। वो ही पर्यावरण के घटक है। घटक दो प्रकार का, ये जरूर पॉइंट याद रखना कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, दो भाग होते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक का मतलब वे पदार्थ या वे वस्तुएं जो जीवित हैं और हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। दूसरी वे वस्तुएं जो जीवित नहीं है, यानी कि ना जीवित है ना मृत है, वो क्या है, बिल्कुल मतलब जिन्हें केवल हम महसूस करते हैं, वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, तो उन्हें बोला जाता है अजैविक घटक या कारक। पॉइंट समझ में आ गया पर्यावरण के बारे में। आगे समझते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि आपके जीवन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम अपने आसपास कितनी गंदगी मचा के रखे पड़े हैं, आप देख ही रहे हैं, है ना। पर्यावरण के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है आप जानते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आप यही समझने वाले हैं कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपने आसपास के वातावरण में। पॉइंट समझते हैं। नंबर एक, अपशिष्ट पदार्थ। क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ? हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उस उपभोग का मतलब भक्षण, मतलब खाना, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे उपभोग बोला जाता है, और जो उपभोग करता है उसे बोला जाता है उपभोक्ता। आप जानते हैं तीन कैटेगरी, तीन चीजें होती है। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक। जब हम पढ़ेंगे आगे पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलने वाला है। तो समझिए बात को, क्या होता है कि जिस किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो उसके फलस्वरूप कुछ अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। सपोज दैट आप फल खाते हैं, केला खाते हैं, तो केला पूरा तो खा नहीं जाते होंगे, खाते हैं केला? नहीं खाते पूरा। अरे भैया पूरा थोड़ी केला खाते, छिलका सहित खा जाएंगे? नहीं, तो छिलका का वो बचा, वो अवशेष बचा ना। आगे आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट ही खाते हैं, पैकेट तो खाते नहीं कि प्लास्टिक वगैरह सब खा जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं।
कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें हम जब उपभोग करते हैं तो उनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या नाम से जानते हैं। वे पदार्थ जो अवांछनीय हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है, या उपभोग किसी वस्तु का उपभोग करने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे, जो हमारे उपयोग का नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? अपशिष्ट पदार्थ। आगे बात करते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया: ठोस अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ और गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। आपने देखा था बीच में एक जब स्वच्छ भारत योजना लाई गई थी तो उस समय आपने देखा होगा कि 2 बॉक्स लगे थे लगभग हर गांव में, जिसको कूड़ादान बोला जाता था, कि नीले वाले में गीला वाला रख फेंक दीजिए। अगर कोई ऐसा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है जो गीला है तो उसे नीले डब्बे में डाल दीजिए, और जो सूखा है तो उसे हरे डब्बे में डाल दीजिए। आया था कि नहीं आया था? तो इसी हिसाब से हमारे आसपास जो खराब पदार्थ हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस में हो सकता है। मतलब या तो वो ठोस अवस्था में प्राप्त हो सकता है अपशिष्ट पदार्थ, या तो द्रव अवस्था में प्राप्त हो सकता है, या तो गैसीय अवस्था में प्राप्त हो सकता है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, नाम समझते हैं। ठोस में नगर पालिका सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई है तो वो नगर पालिका। नगर पालिका का मतलब समझ रहे हैं? क्या काम करते हैं ये नगर पालिका वाले? जैसे आप निजामाबाद, हम लोगों के सेक्टर में निजामाबाद की बात कर लेते हैं। आप जाएंगे वहां पे देखते हैं नगर पालिका का मतलब वहां पे वो नहीं, मूवी वगैरह देखते हैं तो म्युनिसिपालिटी बोलता है ना, तो वो म्युनिसिपल पार्टी होता है। वो क्या करती है, आपके घर के सामने आती है, उसकी गाड़ी आती है, नगर पालिका की गाड़ी आती है आपके घर के सामने। जो कचरा होता है आप उसे इकट्ठा करके रख देते हैं, वो उसे रख के ट्राली में डालते हैं और ले जाके कहीं फेंक देते हैं। लेकिन करते क्या है कि ये सारे पदार्थों को, गीले वाले पदार्थ भी, सूखे पदार्थ भी, सबको उठा के ले जाके, जैसे मान लेते हैं हमारा गांव है, गांव के बाहर ही फेंक देते हैं। उसे कहीं ना तो जमीन में दफन करते हैं, मतलब वहीं उसे छोड़ के वो चले आते हैं। अब समझिए कि अगर वो अपशिष्ट पदार्थ है वो सड़ेगा तो इन्वायरमेंट में, यानी कि पर्यावरण में नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा। वहां पे जो मक्खी जाएगी, जो कुत्ता जाएगा, वो खा के आएगा, मक्खी आएगी, मच्छर वहां पे उत्पन्न होंगे, और वो आके हमें, जब हमसे मिलेंगे, संपर्क में आएंगे, तो कितना हमसे विटामिन देंगे आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका हो गया उद्योग, बिजनेस में कुछ वस्तुएं, जहां पे कोई वस्तु बनाई जाती है वहां से भी कुछ पदार्थ, जैसे उद्योग बिजनेस की बात करते हैं तो चिमनी वगैरह से जो धुआं निकल जाता है ना। अगर मान लेते हैं चीनी मिले तो खोइया वहां पे इतनी रहती है कि फेंक देते इधर उधर ना, वहां पे मक्खियां वगैरह, मच्छर वगैरह आ जाते हैं। और तीसरा क्या है? कृषि। अभी आपने देखा है सरकार ने ये योजना बनाई है या ये रूल बताया है कि आप जो अपशिष्ट पदार्थ, धान की कटाई हो गई है ना, तो सब देखिए भाई, जो बड़े बड़े सेक्टर के लोग हैं उनके यहाँ जिसको पुआल, जिसको गांव में पोईरा बोला जाता है, कौन यूज करता है? करते हैं नहीं। वो देखिए बड़े बड़े जहाँ खेत है, बहुत बड़े बड़े बीघे में खेत है, वहां पे बहुत ज्यादा पुआल को इकट्ठा कर देते हैं तो उसे जलाने लगते हैं कि नहीं? तो जब जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो वो वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? आप उसे खेत में ही छोड़ दीजिए, है ना, गेहूं बो दीजिए, वो सड़ने के बाद खाद बन जाता है, लेकिन हम उसको सड़ने में टाइम लगता है। समझ रहे हैं? आगे समझते हैं। तरल अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, है ना, सभी के घर से कचरा वगैरह, कचरा वाला, गंदा वाला जो पानी निकलता है वो भी क्या करता है? खुले में बहता है, बड़े बड़े नालों में जाके नदियों में गिरा दिया गया। अब जो नदी का पानी है वो तो खराब हो गया, वहां पे जो जीव रहते हैं उनके लिए वो नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे भाई, अगर आपको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए और ये पानी जाएगा, इसमें कचरा वाला पानी, साबुन है, विटामिन सी, विटामिन डी सब जा रहे हैं, तो वह जाके जब नदी में गिरेंगे तो नदी का जो वातावरण होगा, जो पानी तंत्र होगा, वो क्या होगा? दूषित होगा, और वहां के जल जीव मर जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? औद्योगिक रसायन। जो जैसे मान लेते चीनी की मिल जो होती है, जैसे जब चीनी बनाई जाती है तो महिया जो निकाली जाती है उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फेंक दिया जाता है इधर उधर। तो फेंक देंगे तो वो क्या है? कचरा, वो रसायन है ना, वो तरल पदार्थ है। अब वो क्या करेगा? वो भी वातावरण को नुकसान पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा हम आगे पढ़ेंगे उसको। अब गैसीय अपशिष्ट, गैसीय अवस्था में भी कुछ अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, जैसे चिमनियों से निकलने वाले धुएं। जब कोई फैक्ट्री होती है, जैसे भट्ठा की ही बात कर लेते हैं, वहां से जो कोयला जब जलता है तो जो धुआं निकलता है वो है ना, इन्वायरमेंट में जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है, प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा?
आप वहाँ सांस ले लीजिए लेकिन सुकून की नहीं। और दूसरा, हमारे वाहनों से, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, उससे निकलने वाले जो धुएं हैं वो भी वातावरण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए सरकार लगातार कह रही है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल कीजिए, सीएनजी वाली गाड़ी खरीदिए। इन फ्यूचर उम्मीद है कि सबके पास सीएनजी वाली बाइक हो जाएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक गैस, वो पहली चीज क्या करती है, वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती, सस्ती भी है, डीजल पेट्रोल से सस्ता भी है, आराम से कंफर्टेबल है। हालांकि आप जो जाते हैं 90+ नहीं जाएंगे, ठीक है, लिमिट। आप इलेक्ट्रिक बाइक को कितना भगा देंगे, बहुत उड़क ले जाएंगे, 40 ले जाएंगे, है ना। बड़ी कैपेसिटी वाला लेंगे तो 2 लाख 3 लाख की बाइक आएगी, तो वो है ना, तो हमें 85 चाहिए। इसीलिए अभी भारत में आने में समय है उसे, क्योंकि सबके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, वो वाली गाड़ी खरीद सके, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं भाई, जैव निम्नीकृत। क्या होता है जैव निम्नीकृत? आपने अपने आसपास कुछ ऐसी वस्तुओं को देखा होगा जो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैव का मतलब जो जीवित पदार्थों से प्राप्त हैं और अपने आप समाप्त हो जाए, मतलब उन्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एक दिन ऐसा आएगा कि वो नष्ट हो जाएंगे, उन्हें बोला जाता है जैव का मतलब जीवित। वे पदार्थ जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त किए गए हैं और वो एक दिन ऐसा आएगा या कुछ दिन या कुछ समय अंतराल अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है जैव निम्नीकृत। जैसे आप फल खाते हैं, है ना, अभी आलू का सीजन चल रहा है तो आलू की खुदाई होगी, तो जब वो जो क्या बोलते हैं ऊपर ताग या जो उसकी पत्तियां होती है उन्हें आप ऐसे ही रख देंगे तो वो सड़ जाएंगे। सड़ जाएंगे कि नहीं सड़ जाएंगे? तो वो क्या होते हैं, वो जैव निम्नीकृत के कैटेगरी में आते हैं, जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हालांकि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं उसका, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। बात करते हैं आगे, जैसे किन किन वस्तुओं से, जूट से, फल से, है ना, सब्जियों के छिलके और मल आदि, गोबर वगैरह से हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। उसका इस्तेमाल हम खेत में कर सकते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, जैव निम्नीकृत। याद रखो, एकदम वर्ड से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैव निम्नीकृत, जैव का मतलब जीव, है ना, जीवित पदार्थों से जो प्राप्त है, निम्नीकृत नष्ट धीरे धीरे वो हो जाए, वो क्या है, जैव निम्नीकृत। वे पदार्थ जो वातावरण में हमें जीवित पदार्थों से, वस्तुओं से प्राप्त हुए हैं और एक समय के बाद वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाए, तो उसे बोला जाता है जैव निम्नीकृत। इसका इस्तेमाल हम उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जूट, फल और सब्जियों के छिलके, मल आदि। नुकसान क्या करते हैं ये, अब वो समझते हैं कि ये जो जैव निम्नीकृत पदार्थ है वो वातावरण में नुकसान या हमारे जीवन या हमारी दैनिक दिनचर्या में क्या नुकसान करते हैं। तो क्या करते हैं, पहला, अत्यंत दुर्गंध। जहां इन्हें फेंका जाता है ले जाके, वहां पे आप जाएंगे तो पहले तो बॉडी स्प्रे मार के जाना, वो मास्क लगा के जाना, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध, बहुत ज्यादा, वो जितना सड़ेगा, जब भी कोई वस्तु सड़ेगी तो वो क्या खुशबू तो देगी नहीं, दुर्गंध ही देगी, तो वहां पे बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है। मृदा में अगर हम इन्हें मृदा में दबा देते हैं तो सड़ने के बाद वो क्या करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देते हैं, और अगर अब जब उस भूमि पर खेती की जाएगी तो फसल की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, इकट्ठा करने पर, अगर हम कहीं से खुले में इकट्ठा करके रख देते हैं तो ये मच्छर, मक्खी आदि को पैदा करने लगते हैं। रोग जनक, जो रोग को पैदा करते हैं, रोग जनक का मतलब पैदा करने वाला, जो रोग को पैदा करते हैं, है ना, उनकी क्या कर देंगे, ये उत्पत्ति कर देंगे। यानी कि मच्छर, है ना, बैक्टीरिया की बात कर दे, मक्खी की बात कर दे, उत्पन्न कर देते हैं। मैंने बताया था नगर पालिका वाले ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, वो उठाएंगे ले जाके कहीं इकट्ठा करके छोड़ देंगे। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? आगे समझेंगे अजैव निम्नीकृत। अब वे पदार्थ हैं जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, और उनका क्या होता है, निम्नलिखित, वो जल्दी नष्ट नहीं होते। वे पदार्थ जिन्हें हमें नष्ट करना पड़ता है और अंततः बहुत ज्यादा खर्चा भी आ जाता है। पहले समझ जाते हैं बात को। अजैव, जो स्वयं नष्ट नहीं होते, ये प्राप्त किससे हुए, निर्जीव पदार्थों से। जैसे अब बात करिए, इनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, इनको दोबारा हम कहीं मतलब उपयोग में नहीं ला सकते। जो अजैविक पदार्थ होते हैं, अजैव निम्नीकृत वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक। अब आप समझिए, कांच, छोटे छोटे टुकड़े फूट गए हैं, अब उनका इस्तेमाल हम ले आकर उनको खुले में फेंक दिए। अब बताइए किस खेत में लेके जाएंगे उनको उर्वरक के लिए,
नहीं लेके जा सकते। दूसरा प्लास्टिक, जो चाइना वगैरह की प्लास्टिकें हैं उन्हें बैन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सड़ती भी नहीं। आप कभी कोशिश करके देखो, 5 साल 10 साल ऐसे ही जमीन में दबा के रखो, 10 साल बाद फिर निकालोगे वैसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपमार्जक। साबुन से जो झाग वगैरह निकलता है, जो पानी जो नदी वगैरह में जाता है, उसका क्या प्रॉफिट है? कुछ है प्रॉफिट? क्या किया गया था, कुछ चालाक थे, वो पोखरे में मछली जिलाए थे और उसमें क्या अब पूरे गांव का नाले को पानी को क्या कर दिया उन्होंने, उसी में कर दिया, है ना। अब क्या हुआ, जो अब उसके साथ साथ साबुन भी आता है, सरफ वगैरह सब आता है, अब उस पानी में गया तो मछली क्या हो गई, मर गई, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अब ये अपमार्जक है, वो जाके नुकसान करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रभाव क्या होता है अजैव निम्नीकृत पदार्थ का आहार श्रृंखला में परिवर्तन। अब आहार श्रृंखला का मतलब मैंने बताया था आपको पहले भी कि वातावरण का प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। जैसे हम बात करते हैं उत्पादक, तो पेड़ पौधों को उत्पादक की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बनाए या जो भोजन पैदा करता है उसे उत्पादक कहते हैं, और जो उस भोजन को खाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रभावी करते हैं, मान लेते हैं आहार श्रृंखला की बात। पहला पॉइंट दिया है आहार श्रृंखला में परिवर्तन लेके चले आते हैं। मान लेते हैं कि जिस क्षेत्र में ये पानी को बहाया गया या अजैव इनको फेंक दिया गया, वहां पे मान लेते हैं कहीं कोई भूमि है जहां पे बहुत सारे टिड्डे रहते थे, वहां पे ले जाके इस अजैव वाले कचरे को फेंक दिया गया। अभी ससुरे खत्म नहीं होंगे, ये सड़ेंगे ही नहीं। जब ये सड़ेंगे नहीं तो वहां पे टिड्डे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वहां की जो जिस जगह फेंका जाएगा, मान लेते अगर घास वगैरह, तो घास क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो घास, मैंने बताया ना कि प्रत्येक जीव वातावरण में जरूरी है। अब घास नष्ट हो गई तो टिड्डा क्या खाएगा, और टिड्डा नहीं है तो मेढक क्या खाएगा, और मेढक नहीं है तो सर्प क्या खाएगा, और सर्प नहीं है तो बाज क्या खाएगा, और बाज नहीं है तो शेर क्या खाएगा, और शेर नहीं है तो हम क्या खाएंगे। तो वातावरण में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। अगर हम किसी एक को निकाल दे, जैसे आप देखते हैं हेलीकॉप्टर में एक नट होता है जिसे सी नट बोला जाता है शायद, उस पूरा हेलीकॉप्टर उसी एक नट पे टिका हुआ होता है। वैसे ही पूरी खाद्य श्रृंखला में हर जीव का अपना अपना एक महत्व है। अगर किसी एक जीव की पूरी जाति को समाप्त कर दिया जाए तो वातावरण प्रभावित हो सकता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। मान लेते हैं हम घास को खत्म कर दिए, सपोज दैट हम घास को क्या कर दिए, खत्म कर दिए, तो टिड्डा नहीं रहेगा, और टिड्डा नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेढक नहीं रहेगा, क्योंकि टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। तो जब टिड्डा जिंदा ही नहीं रहेगा तो मेढक क्या खाएगा। अब मेढक नहीं है तो सर्प नहीं रहेगा, क्योंकि सर्प किसको खाता था, मेढक को। अब सर्प नहीं है तो बाज क्या खाएगा। ऐसे करते करते मानव तक ये बात आ जाएगी और पृथ्वी से सभी जीव की क्या हो जाएगी, पलायन कर जाएंगे। पृथ्वी पर कोई जीव रह नहीं जाएगा, किसी जीव का अस्तित्व नहीं बचेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जलीय पारितंत्र। अगर ये पदार्थ तरल के रूप में है और इन्हें नदियों में बहा दिया गया तो सब देखिए सबका वातावरण, वायु जो स्थल पे जीव रहते हैं उनके लिए स्थलीय वातावरण, जो जल में रहते हैं जलीय वातावरण, समझ रहे हैं ना, जो हवा वाले हैं वायवीय वातावरण। मतलब सबके लिए अपना अपना पारितंत्र है। तो पारितंत्र का मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने का, तंत्र का मतलब समूह, पारी का मतलब दूसरों पर। वातावरण में प्रत्येक जीव दूसरे पर निर्भर है, सभी दूसरे पर निर्भर है। मैं आप पे निर्भर हूं, आप मुझ पे निर्भर हैं, ठीक है। आप पे कोई और निर्भर होगा, आप किसी और पे निर्भर है। आप किसी दूसरे जीव पर निर्भर होंगे। जैसे आप किसी दुकान पे जाते जलेबी वलेबी खाने जाते हो तो कुत्ता तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, वो तुमको देख रहा है, वो निर्भर है कि नहीं अभी आपके ऊपर, है कि नहीं। वो तो आप दें या ना दें, लेकिन वो अभी आपके ऊपर निर्भर है। आपने दे दिया तो अगले दिन फिर निर्भर हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना। तो प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है। भाई आप मत सोचिए कि आप उसको दे रहे हैं, हो सकता है आप वो अपना दे रहे हैं तो हो सकता है उससे कभी कुछ ले भी तो ले। अरे कुछ नहीं देगा तो सेफ्टी दे देगा तुमको, है कि नहीं। कभी दूसरा कुत्ता अगर आएगा तो तुम उसको दौड़ा लेगा, तुमको काटने नहीं आएगा। तो भाई सब वफादार, सबसे वफादार किसी को माना गया तो कुत्ते को माना गया ना। आगे बात करते हैं भैया, प्राण घातक। कभी कभार क्या होता है, ये बड़े प्राण घातक होते हैं। घातक का मतलब क्या होता है, अब सपोज ऐसे शीशा खड़ा है और तुम्हारा दोस्त तुमको मजाक में धक्का दिया, अब तुम गिर गए, चल दिए, है कि नहीं। किसी वजह से प्राण घातक हो सकते हैं। अब वायुमंडल में ये बहुत ज्यादा कहीं पे होंगे तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो घुटन सी महसूस होने लगेगी। और जब घुटन होने लगेगी, मान लेते पहले से दमा का मरीज है और घुटन होने लगी तो घुटा गए, चल दोगे, है कि नहीं भाई। क्योंकि आपको सांस लेने में पहले से प्रॉब्लम थी और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड लिए जा रहे हैं, मर जाएंगे।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पॉइंट समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र हमारे आसपास का जो वातावरण है जो हमें जोड़े हुए है उसे बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले। कब किया था? 1935 में। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था सन 1935 में। उन्होंने बताया पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मतलब हमारे आसपास का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, मतलब जो स्वतः बना है, यानी कि जो भगवान की वजह से बना है, प्रकृति की वजह से बना है, उसे बोला जाता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा जो मानव बनाता है उसे बोला जाता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन प्राकृतिक में भी दो कैटेगरियां हैं, पहला जलीय और दूसरा स्थलीय। कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं तो उनके लिए जलीय पारितंत्र जरूरी है, और जो स्थल पे रहते हैं उनके लिए स्थलीय। अब मछली को बाहर लेके आए, कहिए आप सांस लीजिए, और आपको हमें मानव को पानी के अंदर ले जाएंगे, कहिए अब आप सांस लीजिए, तो ना मछली बचेगी ना मानव बचेगा, क्योंकि सबके लिए अपना अपना वातावरण सही है। तो प्राकृतिक में क्या होता है? प्राकृतिक में दो प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है, एक होता है जलीय, दूसरा होता है स्थलीय। प्राकृतिक का मतलब जिसमें मानव इन्वॉल्व नहीं होता, मानव शामिल नहीं होता, वो स्वतः अपने आप होता है। कौन सा आदमी गया है कभी मछली को ऑक्सीजन देने? या कौन सी मछली आई है कि मुझे एक सिलेंडर, कोरोना काल चल रहा था, कौन मछली आपके पास आई थी, भैया एक सिलेंडर इधर उधर कुछ मछलियां मर रही हैं? आया था कभी ऐसा? आप मनुष्य दौड़ा है सिलेंडर के लिए, लेकिन जलीय, क्योंकि प्रभावित कौन सा वातावरण हुआ था, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र हुआ था? स्थलीय हुआ था, जलीय नहीं हुआ था। समझ रहे हैं ना? तो प्रत्येक वातावरण क्या है? अपने आप के लिए जरूरी है। तो प्राकृतिक के अंदर दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, एक होता है जलीय और दूसरा होता है स्थलीय। जलीय में भी दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, एक स्वच्छ जलीय और दूसरा समुद्री जलीय। मतलब वह पानी जो स्वच्छ है, जो स्थिर पानी होता है या साफ होता है, उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसे बोला जाता है स्वच्छ जलीय। जैसे तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, नदी का पारिस्थितिक तंत्र, झील का पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं समुद्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र। कहने का मतलब है वह वातावरण जो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव है उनके लिए कौन सा पारितंत्र है? तो समुद्री जलीय पारितंत्र है। अब दूसरा, प्राकृतिक का दूसरा भाग है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये तीन प्रकार का होता है। घास के मैदान, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब वे जीव जो घास के मैदान में रहते हैं, मतलब टिड्डा उत्पादक वाले। और दूसरा मरुस्थल का मतलब वे जीव जो कहाँ रहते हैं? मरे हुए स्थान में, मतलब रेगिस्तान में जो रहते हैं वो मरुस्थल की कैटेगरी में आते हैं। और वन, जो जंगलों में रहते हैं जीव। अब जंगली जीव को मरुस्थल में छोड़ दीजिए और घास वाले को वन में छोड़ दीजिए, तो ना वन वाला जंगली जीव जो है वो मरुस्थल में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। और जो मरुस्थल में रहता है, जैसे ऊंट, उसे जंगल में छोड़ देंगे तब नहीं रह पाएगा ना, और घास वाले को ले जाकर मरुस्थल में छोड़ देंगे तब नहीं रह पाएगा। तो ये तीन तरह का स्थलीय, तीन तरह का पारिस्थितिक तंत्र होता है। बात करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझिएगा। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, जो मौसम में बदलाव आते हैं, जो पृथ्वी में परिवर्तन लगातार होता है, इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, शामिल है कोई, तो वो कौन है? मानव है। समझ रहे कि नहीं बात को? वेरी गुड। तो क्या होता है? मानव एक ऐसी जाति है या ऐसा जीव है पृथ्वी का जो वातावरण को पूरी तरह से बदल देता है। बदल कैसे देता है? छेड़छाड़ कौन करता है? मानव करता है। बारिश बहुत जोरों की हो रही है, छाता लेके निकल जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, बारिश में बरसों, है कि नहीं? बहुत जोर की गर्मी पड़ रही है, एसी पूरा फुल कर देंगे, गर्मी पड़ो, आग बरस जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं? वातावरण के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ करते हैं। बारिश नहीं होती, जबरदस्ती बारिश करवा लेंगे। समझ रहे हैं ना? हालांकि ये महंगी होती है, ठीक है, सब गैसों का कमाल है। बात करते हैं जैसे धान, गेहूं आदि के खेत। जो पृथ्वी पर भूमि बनी है वो किसी कारणवश से बनी है, लेकिन मानव अपने स्वयं के फायदे के लिए सबको बराबर कर देगा। जहां गेहूं उगाना है वहां भी धान उग जाएगा, और जहां धान उगाना है वहां भी गेहूं उग जाएगा।
अरे भाई बहुत गहराई में खेत है तो मिट्टी की पटाई करके तारा बराबर कर देंगे, पानी ये ना लगेगा। चलो समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, हम प्रकृति के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका आप देख ही रहे, देखिए प्रकृति भी हमें मैनेज करती है, नहीं मैनेज करती। कोरोना में 2 लाख चल गए, अरे भूकंप आ गया, जमीन फट गई, 2.5 लाख चल दिए। उत्तराखंड में बाढ़ आई, मैनेज कर लिया, है ना। ऐसे ही प्रकृति क्या करती है, जब भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो वो आपके साथ छेड़छाड़ करेगी। आप तो छेड़छाड़ किए तो उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, और वो छेड़छाड़ कर दी तो अस्पताल में जगह कम पड़ जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो ये था आपका पर्यावरण। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में, जो कि जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।